हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन गहलोत आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गायनेकोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गायनेकोलॉजी में हमारा पहला टॉपिक होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। पहला कौन सा आता है इसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? नर जनन तंत्र। दूसरा हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे क्या बोलेंगे? मादा जनन तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब हम कुछ इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या कार्य होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना। क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना। उसके बाद में आता है दूसरा कि मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या किस काम में काम आता है कि स्पर्म को, यानी कि जो स्पर्म है, स्पर्म को क्या है? फीमेल जेनिटल ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, यानी कि फीमेल स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये कार्य हुए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब इसके बाद में बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या कार्य होता है? सबसे पहला कार्य होता है ओवम का निर्माण करना। ओवम का निर्माण करना यानी कि अंडे का निर्माण करना। उसके बाद में दूसरा कार्य क्या होता है इसका? भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास। उसके बाद में इसका क्या कार्य होता है? प्रसव का। ठीक है, उसके बाद में दुग्ध उत्पादन का। दुग्ध उत्पादन का। तो ये कार्य हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या कार्य होता है कि फर्टिलाइजेशन हेतु क्या है? उपयुक्त वातावरण बनाना। तो ये कार्य किसके होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहला इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले डिस्कस किसको करेंगे कि इसमें जो प्राथमिक अंग है और द्वितीयक अंग और इसमें कुछ सहायक अंग होंगे। तो यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट कौन सा होता है? प्राथमिक जननिक अंग। प्राथमिक जननिक अंग, ये से क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, तो प्राथमिक जननिक अंग इसमें कौन सा है? वर्षण। यह इसे क्या बोलेंगे? टेस्टिस। ठीक है, और इस सिस्टम में दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे द्वितीयक जननिक अंग को।
या द्वितीयक लैंगिक अंग। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से होते हैं? अधिवर्षण और शुक्रवाहिका। अधिवर्षण, शुक्रवाहिका और इसमें शीशन, ये इसे क्या बोलेंगे? पेनिस। ठीक है, तो द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से होते हैं? अधिवर्षण, शुक्रवाहिका और शीशन। ठीक है, इसके बाद में आता है इसमें कुछ सहायक लैंगिक अंग। सहायक लैंगिक अंग। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सहायक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है इसमें सेमिनल या वेसिकल, इसे क्या बोलेंगे? शुक्राशय। सेमिनल या वेसिकल, सेमिनल या वेसिकल, इसे क्या बोलेंगे? शुक्राशय। इसके बाद में दूसरा कौन सा आता है इसमें? काउपर ग्लैंड, काउपर, या इसे क्या बोलेंगे? वल्बो यूरिथ्रल। क्या होगा? काउपर या वल्बो यूरिथ्रल। इसके बाद में आता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। ठीक है, तो ये हुए पहले इसकी आउटर जो इसकी इंफॉर्मेशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है इसमें? वर्षण है। द्वितीयक लैंगिक अंग कौन सा है इसमें? अधिवर्षण, शुक्रवाहिका और शीशन। इसके बाद में आता है सहायक लैंगिक अंग में। सहायक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं? सेमिनल, वेसिकल, इसे क्या बोलेंगे? शुक्राशय। इसके बाद में आता है काउपर, इसे क्या बोलेंगे? वर्बो यूरिथ्रल। इसके बाद में आता है प्रोस्टेट। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक को डिस्कस करेंगे कि इसमें प्राथमिक लैंगिक अंग जनन का क्या कार्य है, द्वितीयक का क्या कार्य है, उसमें सहायक लैंगिक अंग का क्या कार्य है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रश्न को। पहला कौन सा है? वर्षण। अब दोस्तों वर्षण की बात कर रहे हैं तो वर्षण कहाँ पर स्थित होते हैं? वर्षण कोशों में स्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्षण कोश के बारे में। ठीक है, वर्षण एक क्या होता है? त्वचीय थैली होती है। क्या होती है? त्वचीय थैली होती है। क्या होती है? त्वचीय थैली होती है, जो कि कहाँ पर स्थित होती है? इग्वाइनल कैविटी में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? इग्वाइनल कैविटी में। इग्वाइनल कैविटी में स्थित होती है। और किस प्रकार की होती है? त्वचीय थैली होती है। अब इसमें क्या होता है? दोनों वर्षण। अब दोनों वर्षण इसमें क्या है? स्थित होते हैं। दोनों वर्षण इसमें स्थित होते हैं। और किस प्रकार इसमें स्थित होते हैं? स्पर्मेटिक कोड के द्वारा। स्पर्मेटिक कोड के द्वारा इसमें क्या है? लटके रहते हैं। अब बात करते हैं वर्षण कोश के स्किन की, यानी कि जो उसकी त्वचा है वह किस प्रकार की होती है? जो उसकी त्वचा है वो कैसी होती है? लचीली होती है, कोमल होती है, हल्की लाल पीली होती है, या इसे क्या बोलेंगे? गुलाबी, गुलाबी कलर की होती है। तो ये इसकी है त्वचा। यानी कि अब बात करते हैं वर्षण कोश में कि वर्षण जो कोश होते हैं, जो इसकी लंबाई होती है वयस्क नर में कितनी होती है? 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके तापमान की। जो इसका तापमान होता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर से कितना डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है? 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या है? बॉडी से कम होता है। यानी कि अगर सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दियों में क्या होता है? वर्षण कोश होते हैं, जो कि वर्षण को क्या है? शरीर के अटैच
पास ले आता है, यानी सिकुड़ जाते हैं। गर्मियों के मौसम में क्या है, त्वचा थैली क्या है, नीचे ढीली पड़ जाती है, ताकि वर्षन का तापमान कितना है, बॉडी टेम्परेचर से कितना कम होना चाहिए, 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। तो ये था इसमें वर्षण कोश के बारे में। एक किस प्रकार की होती है, ये त्वचा थैली होती है और कहाँ पर स्थित होती है, इग्वाइनल रीजन में या इग्वाइनल कैविटी में स्थित होती है। इसमें दोनों वर्षन होते हैं जो कि स्पर्मेटिकोड के द्वारा लटके रहते हैं। इसकी त्वचा किस प्रकार की होती है, त्वचीय यानी कि पतली होती है, कोमल होती है, लाल पीली होती है और गुलाबी कलर की होती है। एक वयस्क नर की बात करते हैं तो वयस्क नर में इसकी लंबाई कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका कम रहता है। अब बात करते हैं कि जो बाह्य रूप से जो होते हैं स्क्रोटल राफे द्वारा ये विभक्त होता है, यानी कि जो वसन कोश का जो बाह्य रूप है वो किसके द्वारा विभक्त होता है, स्क्रोटल राफे के द्वारा। किसके द्वारा, स्क्रोटल राफे के द्वारा क्या है, इसका जो बाह्य इसका रूप है वो विभक्त होता है। अब इसकी आंतरिक की बात करते हैं। आंतरिक जो भाग होता है वो किसके द्वारा विभक्त होता है, सेप्टम स्क्रोटी के द्वारा। किसके द्वारा, सेप्टम स्क्रोटी के द्वारा। अब इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है तो इसका वसन कोश का जो बाह्य यानी कि उसका बाह्य रूप है वो किसके द्वारा विभक्त होता है, स्क्रोटल राफे के द्वारा। बाह्य, ठीक है, बाह्य रूप किसके द्वारा विभक्त होता है, स्क्रोटल राफे के द्वारा। इसका जो आंतरिक भाग है वो किसके द्वारा विभक्त होता है, तो किसके द्वारा विभक्त होता है, सेप्टम स्क्रोटी के द्वारा विभक्त रहता है। तो ये था वसन कोश के बारे में। अब बात करते हैं वर्षण के बारे में कि वर्षण संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, संख्या में ये 2 होते हैं। इसकी आकृति किस प्रकार की होती है, अंडाकार होती है। किस प्रकार की होती है, अंडाकार होती है। एक वयस्क नर की बात करें तो वयस्क नर में इसकी लंबाई कितनी होती है, तो वयस्क नर में इसकी लंबाई कितनी होती है, 12 से 16 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 6 से 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। कितनी होती है, 6 से 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो वर्षण कितनी संख्या में कितने होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। इसकी आकृति किस प्रकार की होती है, इसकी आकृति अंडाकार की होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 12 से 16 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 6 से 8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इसके बाद में डिस्कस करते हैं जो कि वसन कोश है, जो कि वसन कोश में क्या है, सेमिनल फेरस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं। कौन सी ट्यूबुल्स पाई जाती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स सेमिनिफेरस इसमें ट्यूबुल्स पाई जाती हैं जो कि टूनिका वेजाइनलिस से घिरी रहती है। किसके द्वारा घिरी रहती हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस के द्वारा क्या है, ये घिरी रहती हैं। अगर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल आगे क्या है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, ये आगे 2 प्रकार की होती है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आगे 2 भागों में विभक्त होती है। जो पहली सेल्स होती हैं वो कौन सी होती है, जर्म सेल्स होती हैं, या इसे क्या बोलते हैं, बर्थ सेल। इसकी बाद में दूसरी जो सेल्स बनती है वो कौन सी होती है, सेट्रोली सेल। सेट्रोली सेल, या इसे क्या बोलेंगे, प्रोटीन सेल। अब इसका क्या कार्य होता है, जो जर्म सेल्स होती हैं जो कि स्पर्म का या इसमें स्पर्म का निर्माण करती है, और सटोली सेल्स कौन सी होती हैं, सटोली सेल्स जो होती हैं प्रोटीन यानी कि वर्षण को पोषण देने का ये कार्य करती हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, इसके मध्य क्या है, अंतराली सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, अंतराली सेल्स पाई जाती हैं।
इसके मध्य अंतराली सेल पाई जाती हैं, या इसे क्या बोलते हैं, लैडिंग सेल्स। क्या बोलेंगे इसको, लैडिंग सेल्स पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या है, बनाती है। किसका कार्य करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये निर्माण करती है। यानी कि जो मेल है, यानी कि हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, जिसमें अंताली सेल्स जैसे लैडिंग सेल्स कहते हैं, कि इसको मध्य अंताली कोशिका भी कहते हैं। जो लैडिंग सेल्स होती हैं जो कि आगे क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाती हैं, या इसे क्या बोलेंगे, एंड्रोजन हार्मोन को। टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन को ये आगे इसका निर्माण करती है। अब ये क्या होती हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, आगे मिलकर क्या है, रेटेटेस्टिस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं, रेटेटेस्टिस का निर्माण करती हैं, रेटेटेस्टिस का निर्माण करती है। तो ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था वृषण के बारे में, वृषण कोश के बारे में डिस्कस किया था इसमें। तो ये किस प्रकार की होती है, त्वचीय थैली होती है, जो इग्वानल कैविटी में स्थित होती हैं। दोनों वृषण जो इसमें स्थित होते हैं, जो कि स्पर्मेटिकोड के द्वारा लटके रहते हैं। त्वचा कैसे होती है, कोमल होती है, लचीली होती है, लाल पीली होती है, गुलाबी होती है। और इसमें हमने डिस्कस किया था कि वृषण कोश की लंबाई कितनी होती है। तो वयस्क नर में 20 से 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। तापक्रम की बात करें, तापक्रम जो कि बॉडी टेम्परेचर से 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। और इसके बाद बात करें इसी में कि स्क्रोटल राफे, यानी जो बाह्य रूप है, जो वृषण कोश का बाह्य रूप है, जो किसके द्वारा विभक्त होता है, स्क्रोटल राफे के द्वारा विभक्त होता है। इसमें जो आंतरिक भाग होता है, जो कि सेप्टम स्क्रोटी के द्वारा विभक्त रहता है। इसके बाद में डिस्कस किया था इसी में कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, वृषण कोश में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, जो कि इसमें जिसे क्या है, लैडिंग सेल्स भी कहते हैं, जो कि आगे क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती हैं। ठीक है, और वृषण के बारे में डिस्कस किया था। वृषण संख्या में 2 होते हैं, ये अंडाकार होते हैं। वयस्क नर में 12 से 16 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। चौड़ाई की बात करें तो 6 से 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है। और तो ये था पहला अपना वृषण के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।